ऐसे कपल जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई बार एक बहुत ही टर्म से फैमिलियर होते हैं, ईटी यानी कि एंडोमेट्रियल थिकनेस, या फिर यूट्रस की लाइनिंग क्या है, यूट्रस की परत की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। तो आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि एक नॉर्मल कंसेप्शन के लिए एंडोमेट्रियल थिकनेस यानी कि जो यूट्रस की परत होती है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये आज हम जानेंगे। तो देखिए, एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये एंडोमेट्रियम क्या है। तो देखिए, जो यूट्रस होता है यानी कि जो बच्चेदानी होती है उसे हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसे सीरोजल लेयर बोलते हैं। जो मिडिल लेयर होती है, जो मसल लेयर होती है, उसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। अब ये एंडोमेट्रियम वही प्लेस होता है जहाँ पर अगर प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होती है तो जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, इम्प्लांट होता है और आगे ग्रो करता है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस का अप्रोप्रिएट होना कितना ज़रूरी है, इस एंडोमेट्रियम का रिसेप्टिव होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कितना भी अच्छा भ्रूण हो, कितनी भी तैयारी की जाए, परंतु वो प्लेस जहाँ पर उस भ्रूण को इम्प्लांट होना है और ग्रो होना है, अगर वो ही प्रॉपर नहीं है तो हमारा प्रेगनेंसी का जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। तो हमें ये एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या है, कितनी होनी चाहिए, ये समझने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात जाननी पड़ेगी कि जो ये इनर मोस्ट लेयर होती है यानी कि जो एंडोमेट्रियम होती है, इसकी थिकनेस कभी भी स्टेबल नहीं होती है। ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में वेरी करती है। तो अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूँ तो जब किसी महिला का ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, वहाँ से एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। यानी कि अगर हम कहें कि लगभग डे 1 से स्टार्ट होकर 4-5 दिन तक जब ब्लड फ्लो रहता है, तब ये एंडोमेट्रियम की लेयर पूरी तरह से शेड हो जाती है। यानी कि पिछली साइकिल में जो लेयर तैयार हुई है वो शेड हो गई है। उसके बाद जो फेज़ आता है उसे हम प्रोलिफरेटिव फेज़ कहते हैं, यानी कि अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि प्री ओवुलेटरी फेज़ होता है। यही वो समय होता है जब ये जो लेयर होती है ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती है और अपनी थिकनेस अचीव करती है। उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कैसे होता है, उसमें क्या रहता है, ये हम पहले अपने वीडियोज़ में डिटेल में बात कर चुके हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो कैसे रिस्पॉन्स करती है, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो कैसे बनती है। तो जो एक नॉर्मल एग होता है, जो फॉलिकल होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है और उसी के अंदर एक मैच्योर एग तैयार होता है जो ओवुलेट करता है। तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे ईस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है, और इसी हार्मोन के रिस्पॉन्स में ये लेयर धीरे धीरे ग्रो करती है। अब प्रोलिफरेटिव फेज में ये थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये लगभग अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 5 से 6 दिन में जब शेडिंग होती है तभी लेयर थिन होकर लगभग 2 से 3 मिलीमीटर तक रह जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज में जब एक ग्रो करती है तो आइडियली ओवुलेशन के आसपास यानी कि ओवुलेशन से पहले इसकी थिकनेस लगभग 7 से 10 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए एक आइडियल सिचुएशन में। हालांकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती है, कभी कभी ये 11 से 12 मिलीमीटर भी अचीव हो जाती है, जो भी एक अच्छी एंडोमेट्रियल थिकनेस मानी जाती है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन होता है तब ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल धीरे धीरे कम होता है और ओव्यूलेशन के बाद एक बॉडी में नया हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये बेसिकली एंडोमेट्रियम की थिकनेस को ग्रो नहीं करता है, ये उसे बेसिकली ब्लड सप्लाई प्रदान करता है, यानी कि वहाँ पे वैस्कुलराइजेशन करता है। और ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ओवुलेशन के बाद अगर प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाती है तो ये एक यूट्रस की एक बेड तैयार करते हैं, यानी कि जो आने वाला भ्रूण है उसको इम्प्लांट करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए ये दोनों हार्मोन मिलके एक प्लेस तैयार करते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो एम्ब्रियो वहाँ इम्प्लांट होके ग्रो करता है। परंतु अगर अनफॉर्चुनेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश नहीं होती है, तो धीरे धीरे इन दोनों हार्मोन्स का लेवल कम होने लगता है और इसका फाइनल कंसिक्वेंस क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर शेड होने लगती है, जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये तो हमने बात की एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जहाँ पर
नेचुरली अगर उसे देखा जाए कि कैसे एक फॉलिकल तैयार होता है, उसके रिस्पॉन्स में एंडोमेट्रियम कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि नेचुरल साइकिल की अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियल थिकनेस को जो एक लगभग ओवुलेशन के आसपास यानी कि प्री ओवुलेटरी फेज में आइडियल थिकनेस 7 से 10 मिलीमीटर की होनी चाहिए, पर ये अप टू 11 to 12 मिलीमीटर भी जा सकती है। अब बात ये आती है कि जब हम ट्रीटमेंट साइकिल्स की बात करते हैं, यानी कि अगर हमने किसी महिला को ओवुलेशन इंडक्शन किया है, यानी कि दवाइयों के द्वारा एग तैयार किया है, और हम फॉलिकुलर स्टडी कर रहे हैं या फिर कभी कभी हम IUI का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हमें प्रोवाइड करा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, तब हमेशा हम डेज के अकॉर्डिंग एंडोमेट्रियल थिकनेस को असेस नहीं करते हैं। इसका कारण ये होता है, जब हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि फॉलिकुलर स्टडी में हम ये देखते हैं कि जो फॉलिकल है यानी कि जिसमें जो फ्यूचर एग बनेगा वो किस तरह से ग्रो करता है, और साथ ही साथ उसके साथ एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की, तो आइडियली हम वो बात करते हैं फॉलिकल के साइज के अकॉर्डिंग एंडोमेट्रियम कितनी ग्रो हुई है, यानी कि एक धीरे धीरे जब मैच्योर फॉलिकल होता है उसके साथ साथ थिकनेस भी बढ़ती जाती है। इसीलिए यहाँ पर कभी कभी डेज वाइज कहना ठीक नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कुछ महिलाओं में जिनमें डिलेड ओवुलेशन होता है, जैसे कि पीसीओडी की महिलाओं में, तो कभी कभी उनमें जो फॉलिकल मैच्योर होता है वो थोड़ा सा डिलेड होता है, तो इसीलिए उनमें एंडोमेट्रियल थिकनेस भी जो अप्रोप्रिएट होती है थोड़ा सा लेट अचीव होती है, जो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट साइकिल में एंडोमेट्रियल थिकनेस को फॉलिकल के साथ कोरिलेट करना है। अगर एक नॉर्मल थिकनेस क्या होनी चाहिए इसकी मैं बात करूं, तो जनरली हम ट्रीटमेंट साइकिल में बात करते हैं कि ऑन द डे ऑफ ट्रिगर, यानी कि जब हमारा एक फॉलिकल मैच्योर एग तैयार हो गया है, लगभग 18 से 20 मिलीमीटर 21 मिलीमीटर का तैयार हो गया है, और अब उसे हम ट्रिगर करते हैं यानी कि फाइनल इंजेक्शन देते हैं, SCG का इंजेक्शन दिया जाता है, उस समय एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो आइडियली ट्रीटमेंट साइकिल में अगेन हम थिकनेस का जो क्राइटेरिया लेते हैं वो लगभग 7 से 10 मिलीमीटर के बीच में होता है, यानी कि ऑन द डे ऑफ ट्रिगर अगर किसी की एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 7 मिलीमीटर है तो वो एक आइडियल थिकनेस मानी जाती है। हालांकि ये पेशेंट टू पेशेंट अगेन यहाँ पर वेरी कर सकती है, यानी कि किसी की 10 मिलीमीटर भी हो सकती है, अप टू 11 to 12 मिलीमीटर भी हो सकती है, जो कि एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम होती है। तो ये तो बात हो गई ओवुलेशन इंडक्शन या IUI साइकिल्स के बारे में। अगर हम IVF की बात करें, जहाँ पर एंडोमेट्रियल थिकनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि IVF की सक्सेस रेट के लिए एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एंडोमेट्रियल थिकनेस जब हम नेचुरल प्रेगनेंसी में या फिर IUI साइकिल में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, हम ऑन द डे ऑफ ट्रिगर हम बात कर रहे हैं थिकनेस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर ट्रिगर देने के बाद IUI साइकिल में जो ओवुलेशन होता है लगभग 36 से 44 या 48 आवर्स के अंदर भी कभी कभी होता है, यानी कि ओवुलेशन के बाद और इम्प्लांटेशन होने में अभी और समय बाकी है। इसके बाद मतलब ये एंडोमेट्रियम अभी और भी ग्रो कर सकती है। इसीलिए अगर ओवुलेशन के डे पे अगर हमारी एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑन द डे ऑफ ट्रिगर 7 मिलीमीटर भी है, ओवुलेशन डे तक वो लगभग 8 to 9 मिलीमीटर पहुंच जाती है, तो वो एक अप्रोप्रिएट है। परंतु जब हम IVF की बात करते हैं तब यहाँ पर हमें एक जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, यानी कि ऑन द डे ऑफ ट्रांसफ़र जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र के बाद ये एंडोमेट्रियम अब और ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। इसलिए हमें एक अच्छी एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करनी होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले। तो अगर हम IVF की बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टडीज़, ज़्यादातर रिसर्चेज ये बोलती हैं कि आइडियल जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो मोर देन 7 मिलीमीटर और अप टू 12 to 13 मिलीमीटर जो होती है वो एक आइडियल एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम जनरली ये बोलते हैं कि अगर किसी की थिकनेस मोर देन 8 to 9 मिलीमीटर है तो वो एक आइडियल थिकनेस कंसीडर की जाती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, जो एक अच्छा प्रेगनेंसी का रिजल्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी तक जो हमने बात की वो एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में बात की, बट आइडियली जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम IUI का ट्रीटमेंट करें या फिर स्पेशली IVF के ट्रीटमेंट में, कभी भी हम सिर्फ थिकनेस का क्राइटेरिया नहीं रखते, हम यहाँ पर एंडोमेट्रियल स्कोरिंग करते हैं। अब ये स्कोरिंग क्या होती है, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है थिकनेस का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आइडियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए।
दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि एंडोमेट्रियम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, आइडियल जो एंडोमेट्रियम होती है, जिसे हम ये समझ सकते हैं कि एक एडिक्वेट ईस्ट्रोजन हार्मोन के रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूस हुई है, अगर एक एंडोमेट्रियम एक अच्छा पैटर्न लेती है, जैसे कि ट्रायलैमिनर पैटर्न कहा जाता है, अगर वो अचीव करती है तो वो एक अच्छी एंडोमेट्रियम के कैटेगरी में उसे हम रखा जाता है। थर्ड जो क्राइटेरिया होता है और जो आजकल ज़्यादातर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट उसको चेक करते हैं, वो होता है एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई, यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो कितना है। अगेन यहाँ पर कुछ कैटेगराइजेशन किया जाता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है उसे हम नॉर्मली जोन्स में डिवाइड करते हैं। जोन 1, 2 एंड 3 होता है। जोन 3 जो होता है वो इनरमोस्ट जोन होता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पर भ्रूण को इम्प्लांट होना है और ग्रो करना है। अगर किसी की एंडोमेट्रियल ब्लड सप्लाई अप टू जोन 3 है तो वो एक आइडियल एंडोमेट्रियल ब्लड सप्लाई मानी जाती है। तो जब भी हम एंडोमेट्रियल स्कोरिंग करते हैं, हम इन तीनों ही क्राइटेरियाज को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि किसी पेशेंट में सपोज एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 मिलीमीटर ही है, परंतु पैटर्न बहुत अच्छा है, ट्रायलैमिनर एंडोमेट्रियम है और ब्लड सप्लाई अप टू जोन 3 जा रही है, तो उसे भी एक आइडियल एंडोमेट्रियम कंसिडर किया जा सकता है। हम सिर्फ 7 मिलीमीटर है ये कह के एंडोमेट्रियम को हम ये अच्छी नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एंडोमेट्रियल थिकनेस नेचुरल साइकिल में, ट्रीटमेंट साइकिल में और आईवीएफ साइकिल में कितनी होनी चाहिए जो एक अच्छा कंसेप्शन के लिए हेल्प कर सके। अब यहाँ पर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो नॉर्मल रेंज है उससे दोनों ही वेरिएशन, यानी कि अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस उससे कम है यानी कि थिन एंडोमेट्रियम है, और अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस उससे ज़्यादा है, तो दोनों ही कंडीशंस एंडोमेट्रियल जो एम्ब्रियो है उसकी इम्प्लांटेशन को अफेक्ट कर सकती है और प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर जैसे माना जाए कि एंडोमेट्रियम थिकनेस किसी की लगभग 6 मिलीमीटर से कम ही है और बाकी पैरामीटर्स भी अफेक्टेड है, यानी कि बहुत अच्छा पैटर्न भी नहीं है, ब्लड सप्लाई भी जोन 1 या 2 तक है। सिमिलरली अगर मैं एंडोमेट्रियल की थिकनेस की ज़्यादा अगर थिकनेस हो गई है, जैसे कि अगर किसी की नेचुरल साइकिल में ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन अगर थिकनेस 14 to 15 मिलीमीटर है, या फिर ऑन द डे ऑफ ट्रांसफ़र एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर मोर देन 14 मिलीमीटर है, तो वो ऐसी एंडोमेट्रियम भी, जिसे हम जनरली प्रैक्टिकली हाइपरप्लास्टिक एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये भी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को अफेक्ट करती है। ऐसे मरीजों में कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभी ये थिकन एंडोमेट्रियम में स्मॉल पॉलिप्स भी होते हैं या फिर ये पॉलिप्स की वजह से बन सकती है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हमारे ट्रीटमेंट फेलियर के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और कभी कभी ऐसे मरीज़ जिनकी थिकन एंडोमेट्रियम होती है वो कंसीव अगर कर भी जाते हैं तो उनमें मिसकैरेज के चांसेस भी हाई होते हैं। तो इसीलिए दोनों ही तरह का वेरिएशन, यानी कि थिन एंडोमेट्रियम और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा थिक एंडोमेट्रियम हमारे प्रेगनेंसी के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये कैसे वेरी करती है, ये साइकिल के किस किस फेज़ में वेरी करती है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो हमें इस चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।